आज से कौन क्लास जी? 12th क्लास ना? हाँ, 12th क्लास का हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर से हम वही बात बोलेंगे, पहले 12th क्लास में हम लोग जान तो लें कितना कितना चैप्टर हमको पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। आपको जब इसका सिलेबस का अगर हम पहले चर्चा करते हैं कि 12th क्लास में कितना चैप्टर आप लोग को टच करना है, पढ़ना है, जो आप लोग का मानक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये निर्धारित है, उसमें सबसे पहले देखो चैप्टर तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग जो आप लोग का चैप्टर बांट के पढ़ाएंगे उसमें पहला पार्ट आप लोग का होगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी हम लोग क्या कहेंगे जी? संबंध तथा फलन। ये पहला पार्ट हो गया। जब हम लोग दूसरा पार्ट की ओर बढ़ेंगे तो इसी में आप लोग को आएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह, आव्यूह तथा सारणिक। आव्यूह तथा सारणिक, इसी का जो आप लोग का तीसरा सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है कैलकुलस, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कलन शास्त्र। कलन शास्त्र एक आप लोग को पढ़ना है साहब, है ना, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री। 3D जियोमेट्री, जिसको हम लोग कहेंगे सदिश एवं 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, माने त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति। इसी में जो अगला सेक्शन आप लोग को पढ़ना है वह लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको LPP का नाम देंगे, यानी रैखिक या रेखीय प्रोग्रामिंग होगा, है ना। इसी में एक आप लोग को पढ़ना है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, जिसको क्या कहते हैं? प्रायिकता। हाँ, प्रायिकता। इतने पाठ आप लोग को पढ़ना है रे। चेहरा पर एगो मुस्कुराहट आया होगा, इतना कम। हाँ तो देख लीजिए, हाँ, एक दूसरा पाठ है और ये तीसरा है और ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। ले दे के 6 सेक्शन हम लोग को पढ़ना है और 6 सेक्शन में आप लोग का 12th क्लास का मैथ क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो चेहरा पर एगो मुस्कुराहट तो आना लाजिम सी बात है कि भैया इतना कम सिलेबस, तो ज़्यादा नहीं मुस्कुराना है, कारण कि ये है बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसका जब ऑपरेशन होगा तो एकदम सब चैप्टर का बाल का खाल निकाला जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, हम लोग इसको बारी और इस सब को पढ़ेंगे। अगर हम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसमें से याद रखना है कि जो रिलेशन एंड फंक्शन है जी, इससे आप लोग को ज़्यादा नहीं लेकिन 10 मार्क्स का आप लोग का सिलेबस में निर्धारित है कि इससे कई अंक, 10 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद जब हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का बात करते हैं तो इससे 13 मार्क्स निर्धारित है, 13 मार्क्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कैलकुलस है। अकेले कैलकुलस कितना मार्क्स? 44 मार्क्स कवर करता है। तुम इतने से समझ लो, अंदाज़ा लगा लो कि पूरा 6 गो चैप्टर में अगर तुम कलन शास्त्र कैलकुलस भी अगर किसी का ठीक है तो पास तुमको कलने शास्त्र करा देगा। बात समझ आया कि नहीं? इसके बाद जब वेक्टर और 3D की बात करते हैं तो इसमें लगभग 17 मार्क्स का प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित किया गया है। और LPP जो कितना 7 मार्क्स है और प्रोबेबिलिटी जो आप लोग का 9 मार्क्स है। हम लगता है जोड़ जड़ के देख लीजिए, जोड़ने आता है ना? जोड़ के देख लो 10 है और 13 है, 23 और 44 जोड़ना है 67 ना। 67 में फिर 17 जोड़ दीजिए, 84 में 7 जोड़ दीजिए, 91 में 9 जोड़ दीजिए। क्या पूरे 100 आ गया? हाँ, बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन है। इस 100 मार्क्स है। लेकिन आप लोग का भी समझो सरकार जो है आप लोग के ऊपर मेहरबान हुआ है। हाँ, ये अभी जो प्रश्न आता है हम लोग का वो 100 मार्क्स का आता है कि 200?
सब डबल ना, तो सब का आप भी डबल कर दीजिए। है यह रिलेशन और फंक्शन की 10 मार्क्स का, फिर परीक्षा में आएगा ये 20 मार्क्स का, इसमें भी 13 दूनी 26 मार्क्स का, और ये जो 44 दूना 88। तो तुम इतनी अनुमान लगा लो कि अगर पूरा मन से अगर कलन शास्त्र को ही कैलकुलस को अगर ठीक कर लिया है पूरा बढ़िया से, एको हिसाब उसमें गलती होने का चांस नहीं है, तो तू इतने सम्मान लगा कि भैया उसी से हम 80% तक नंबर ला सकते हैं। मैंने दूसरा चैप्टर को देखे हुए की जरूरत ना है, तो ये देख के नहीं पढ़ना है कि भैया हम कलन शास्त्र से ठीक से पढ़ेंगे, ये सब हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं, कितना तुम ठीक कर लेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन फंसाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना चैप्टर आएगा वो परीक्षा के टाइम में अपना रणनीति लगाना है, दूसरा तीसरा टाइप का दिमाग, क्या बनाए क्या छोड़े। अभी पढ़ना है ना, तब पढ़ने मैंने स्टडी करने क्रम में हमको जितना सिलेबस में है सबको अच्छे ढंग से विथ कंसेप्ट हम लोग को एकदम ध्यान देना है पढ़ने पर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, कॉपी का पहला पन्ना उलटिए और उस पर पहले इसका सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस लिख दीजिए, ताकि आपको पता चलते रहेगा कौन कौन चैप्टर खत्म हो रहा है, कौन कौन बच रहा है। हम लोग ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का होगा तो ज़्यादा इस सबसे एकदम पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा ध्यान देंगे, चलते रहेगा। और क्लास एब्सेंट होने का अब समय चला गया, अगला दिन वही होगा। कल के नए आए थे, बस उस पर विशेष जो चार्ज बनता है वो चार्ज लगा दिया जाएगा, है ना। हाँ, एकदम कंप्लीट है। हम तुम पर ध्यान दे रहे हैं तो तू भी हम पर ध्यान देगा ना रे, बस इतनी समझ लो। चलिए फास्ट में हम लोग डेली यही काम करते चलेंगे। कुल अभी तक पुरनगे कापी पर ध्यान दे लेने रे हैं, इससे कितना नालायक है। जबकि आप लोग को ज्ञात था कि हम लोग के नए चीज़ स्टार्ट होंगे। कल से हम यदि देख लिए कुल के वही वाला कापी तो दम हालत ख़राब कर देंगे। साफ और रफ हम नहीं देखना चाहते हैं, हमको बस अलग कॉपी चाहिए। मैथ है उसका अलग कॉपी रखो, अब एक में खिचड़ी बनावित रहे, और परीक्षा का टाइम में जब जरूरत पड़ जाएगा कि हमको वो वाला सेक्शन बी का है खोज रहा है, तो 72 को कापी अब उलटते रहो उसमें लिखे थे। इसलिए सबका हमार कापी कम से कम अलग रहना चाहिए बस, बाकी तुम जानो।
चलिए हो गया यहाँ तक। चलो देखने से आपको पता चल गया होगा कि आप लोग को यही 6 गो सेक्शन हम आप लोग को पढ़ाएंगे। जिस दिन ये 6 गो सेक्शन खत्म हो गया समझिए आपका 12th का मैथ एकदम कंप्लीट हो गया। लेकिन वही ध्यान देना है कि कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम उसको सीधे से पढ़ेंगे, मतलब उस पर ये ध्यान देना है कि हमको इससे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो देखो ऐसे तो स्टार्ट करने का हम आसान सेक्शन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जान के गहरा असर होगा कि इसमें सबसे नंबर के दृष्टिकोण से रिलेशन और फंक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर भी हम सोचते हैं कि आगे कोई अगर 12th लेवल का कोई एग्जाम में बैठो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहाँ पर उससे आपसे प्रश्न नहीं छूटे, इसके लिए हम आप लोग को रिलेशन और फंक्शन से पहले स्टार्ट कर देंगे। बात समझा रहे कि नहीं? तो सबसे पहले आप हेडलाइन बना दीजिए क्या, रिलेशन। रिलेशन संबंध। चलिए संबंध आप लोग समझते हैं नहीं जी? नहीं रिलेशन समझते हो? हाँ, किसी किसी रिलेशन भी है, तो वो रिलेशन में आप लोग का पहले ऐसे समझ में आएगा। चलिए रिलेशन संबंध। देखो हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट चैप्टर पर ना करके हम 1 से 2 क्लास आप लोग का बेसिक बात बताएंगे। बेसिक बात समझ में आ रहा हो, वैसा चीज़ बताएंगे जिस पर क्या आ जाए। तो हमको एक चीज़ कहनी है जी, क्या तू पहले से पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे हमको मतलब नहीं है। जैसा हम जो बतिया का स्टार्ट करें वहाँ से तुम समझते हुए चल जाओ, एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। रिलेशन पढ़ाने से पहले एक 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ने का था जिसका नाम क्या था, सेट था। क्या आप लोग सेट को पढ़े हो? हाँ पढ़े हो। फिर भी इसमें आप लोग का सेट की अगर जब बात करते हैं यहाँ से ध्यान देना, लिखने उखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो। 1 से 2 क्लास केवल आप लोग को हमारा बात समझने पर ध्यान दो, बाकी जैसा जरूरत रहेगा कि हमको लिखाना वहाँ पर लिखाते चलेंगे, लेकिन पहले समझने पर ध्यान देना। सेट में आपको बताए थे समुच्चय कहते किसको हैं, इसका हिंदी समुच्चय होता है। तो आपको छोटे से परिभाषा बताया गया था, सुपरिभाषित वस्तुओं या संख्याओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर सेट ए, इसे मंडलीय ब्रैकेट से स्विच करेंगे, यहाँ पर अगर कहेंगे सेट ए, यहाँ पर प्रथम पाँच लगातार सम संख्याओं का समूह है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर सेट ए के बारे में बताए कि सेट ए प्रथम 5 लगातार सम संख्याओं का समुच्चय है, तो देख के बता दो क्या ए जो है उस सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है कि नहीं है। यहाँ पर भाषण हम क्या बोल रहे हैं कि सेट ए जो है प्रथम 5 लगातार सम संख्याओं का समुच्चय है। तो अपने मान लो 2 तो ठीक है, 4 ठीक है, ये 3 कौन सम संख्या आया, इस कारण से यह सेट में नहीं आएगा। अगर हम आपसे बोल दिए कि सेट बी जो है इस प्रकार से भावेल यानी स्वर का समूह है, और यहाँ दे दिए ए बी ई ओ यू, ई बताओ ई सेट है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको करना है भैया, इसमें हमने क्या कहा कि सेट बी जो है वह भावेल का यानी स्वर का समुच्चय है। स्वर में आप लोग बताए थे कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ई बी कौन सा स्वर है जी, इस कारण से ई भी नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि सेट ए जो है वह स्वर का समुच्चय है, भावेल्स का समुच्चय है, जिसमें ए ई आई ओ यू इस प्रकार से, तो कह सकते हैं यह एक प्रकार का क्या है, सेट है। तो यही बात आप लोग को भी समझाना चाह रहे थे कि समुच्चय कहते किसको हैं, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हम लोग किस ब्रैकेट में, मंडलीय ब्रैकेट में कर करके लिखेंगे। ई लाइन क्लियर हो गया। इसको सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर की कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात फिट है? चलिए लिखना उखना नहीं है। देखो यहाँ पर आप लोग को समुच्चय जब पढ़े होंगे तब 3 बात इसमें ध्यान देना होगा। सिंबल पर एक सिंबल ऐसा होगा, एक सिंबल इस प्रकार से होगा, और एक सिंबल ऐसा होगा। तीनों को पढ़ते क्या है, जब ऐसा सिंबल देखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर सबसेट ना। और इसका नाम होता है क्या, सबसेट, इसका नाम है सबसेट। और इसको पढ़ते हैं सुपर सबसेट। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, इसका नाम है प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट, इसका नाम है आप लोग का सबसेट, और इसका नाम है सुपर सबसेट। ये तीनों का पहले हम आप लोग के पास कंसेप्ट देने का कोशिश करेंगे, ये बात आप लोग का समझना है। हो सकता है कि सेट ए का मान आप लोग का दिया हुआ है 2 4 6 इस प्रकार से, जबकि सेट बी का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। और हम पहला बात बोले कि क्या ए और ई प्रॉपर सबसेट बी है कि नहीं है, तो आप लोग को यहाँ बात समझना होगा
ए प्रॉपर सबसेट बी के मतलब क्या होता है, ए का सारा अवयव किस में, बी में मिलना चाहिए। तो ए में देखो तो हुआ 2 है, क्या 2 इसमें मिल रहा, मिल रहा। ए के पास कौन है, 4 है, क्या 4 इसके पास मिल रहा, मिल रहा। और ए के पास कौन है, 6, क्या इसके पास 6 मिल रहा। तो हम कह सकते हैं कि ए का पूरा अवयव बी के पास मिल रहा है, इसलिए ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। ये सही कथन है। लेकिन अगर दूसरा नंबर हम बोले कि बी प्रॉपर सबसेट ए ई होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, आपको कहना होगा कि बी, हाँ बी प्रॉपर सबसेट ए का मतलब क्या हुआ, बी का सारा अवयव ए के पास मिलना चाहिए। तब बी का अवयव 1 है, क्या ए के पास मिल रहा, नहीं। तो इसका एक भी अवयव उसमें अगर नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि बी प्रॉपर सबसेट ए नहीं होगा। ये बताओ प्रॉपर सबसेट वाला मामला क्लियर हुआ। अब यहाँ पर से एक दो बात और बताते हैं। अगर सेट ए में दिया हुआ है इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से, जबकि सेट बी का मान दिया हुआ है 1, 3, 5 इस प्रकार से, अब हम कहेंगे कि क्या ए सबसेट बी होगा कि नहीं होगा, सॉरी प्रॉपर सबसेट बी होगा कि नहीं होगा। तो कहना ए प्रॉपर सबसेट बी होने के लिए थ्योरी क्या है, ए का सारा अवयव बी के पास मिलना चाहिए। तो ए में देखो 2 है, क्या उसमें मिल रहा जी, तो एक पहला एक भी अवयव अगर नहीं मिला तो ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं होगा। अगर हम आपसे बोले कि क्या बी प्रॉपर सबसेट ए होगा कि नहीं होगा, तो कहना बी का अवयव ए के पास मिलना चाहिए। तब बी में 1 है, क्या इसमें 1 नजर आ रहा, नहीं। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि बी का अवयव अगर ए के पास नहीं मिल रहा तो यह बी प्रॉपर सबसेट ए ई भी नहीं होगा। क्या इतना लाइन समझ में आप लोग आ रहा। अच्छा अगला एग्जाम्पल फिर से समझो। अगर ए का मान 2 है, 4 है, 6 है और इस प्रकार बी का मान आप लोग का 6 है, 4 है, 2 है। अब हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट बी होगा कि नहीं होगा, होगा। कारण कि ए का पूरा अवयव बी के पास मिलना चाहिए। तो ए के पास कौन है, 2, देखो मिल रहा, मिल रहा। ए के पास कौन है, 4, बी के पास मिल रहा, और ए के पास है 6, 6 भी इसमें मिल रहा। तो ए का पूरा अवयव बी के पास मिल रहा है, तो ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा सोच रहा तब महामूर्ख हो, गलती हो गया। अब यहाँ पर बात को समझना है कि ए प्रॉपर सबसेट बी होने के लिए ए का अवयव बी के पास तो मिलना चाहिए, साथ ही साथ बी में जो अवयव की संख्या होना चाहिए कम से कम 1 ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, कितना हो ज्यादा हो, लेकिन कम से कम कई अवयव, 1 अवयव ज्यादा होना चाहिए। तो देखो तो ए के पास 2 मिल गया, 4 मिल रहा था, 6 मिल रहा था, लेकिन इसके अलावा क्या एक भी अवयव इसके पास एक्स्ट्रा है, नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं होगा। इलाज समझ में आ रहा। आपको फिर से अगर कहेंगे कि क्या बी प्रॉपर सबसेट ए होगा कि नहीं होगा, तब फिर से परिभाषा बढ़िया समझना है कि बी प्रॉपर सबसेट ए होने के लिए क्या जरूरी है। तब बी का पूरा अवयव ए के पास मिलना चाहिए, साथ ही साथ ए में कुछ न कुछ अवयव की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तब बी का देखो 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 भी मिलेगा, इसके अलावा एक भी अवयव ज्यादा नहीं हो रहा है। तो क्या बी प्रॉपर सबसेट ए होगा, कहना नहीं होगा। कैलान समझ में आ रहा। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। तब पहला पॉइंट आप प्रॉपर सबसेट से संबंधित सीख लिया कि जब कभी भी कहेगा ए प्रॉपर सबसेट बी होगा, तो ए प्रॉपर सबसेट बी होने के लिए क्या जरूरी हुआ, कहना ए का पूरा अवयव बी के पास मिलना चाहिए, साथ ही साथ बी में कुछ न कुछ अवयव की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। क्या ये प्रॉपर सबसेट वाला बात कभी भी आएगा तो समझ लेगा आप लोग। हाँ तो इसको लिखा है, कारण कि हम पहले बोले कि इसमें पढ़ना नहीं, ये 11th क्लास का पार्ट है, लेकिन वो सारी बात बताते चलेंगे जो हमको जरूरत रहेगा। पहले हमको कोई भी चैप्टर पढ़ाना होगा तो पहले हम मटेरियल गिरा लेंगे। अब घरे उठाना है रे, तो क्या करता है कि तू बिना मटेरियल के ले ले स्टार्ट कर देता है। नहीं, घर उठाने के लिए क्या क्या जरूरी है, गिट्टी है, ईंट है, बालू है, सीमेंट है, पहले तो मटेरियल ले आता है ना। वही हम काम कर रहे हैं। हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी रिलेशन पर हम नहीं पहुंचे हैं। कोशिश करते हैं कि पहले बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। हाँ एक बात और, अगर सेट ए बराबर यहाँ है 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, इस सेट ए है, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहेगा एन ए, तो एन ए के मतलब समझना। हाँ सेट ए बराबर 2, 3, 4, 5 है, कहेगा तो एन ए बराबर डॉट 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 क्या होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एन के मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में अवयव की संख्या। तो आप खुद बताओ कि इस सेट ए था, इसमें अवयव की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एन ए बराबर क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार बताओ अगर हम बी बोलेंगे कि बी बराबर, तो आपको कहना होगा कि भैया समझ गए,
अगर b बराबर यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस प्रकार से है और पूछ दिया nb बराबर क्या होगा। nb के मतलब उस सेट में अवयवों की संख्या देख लो गिन करके, कुल कई अवयव है 5, इसलिए nb बराबर क्या होगा 5 होगा। तो n के मतलब समझ में आ रहा है। चलिए इसके अलावा आगे आप लोग समझिएगा। अगर अगला पॉइंट है फिर से समझना इस बात को, देखो पहले कोशिश करें इसको समझा देने का। यदि सेट ए बराबर 1 2 3 इस प्रकार से दिया हुआ और सेट बी बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार दिया हुआ, अगर ए सिंबल रहा तो इस सिंबल है किसका, प्रॉपर सेट का कि सबसेट का। तो याद रखना कि भैया प्रॉपर सबसेट मतलब ये वाला, अगर इसमें ये लग गया तो इसका मतलब क्या है, सबसेट है। अब आपसे पूछेगा सेट ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 5, ए सबसेट बी, ई होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसके लिए परिभाषा समझो। हम प्रॉपर सबसेट के लिए क्या बताए थे कि ए प्रॉपर सबसेट बी होगा कब, जब ए का पूरा अवयव किसमें, बी में मिलना चाहिए, साथ ही साथ बी में अवयव की संख्या अधिक होना चाहिए। क्लियर है। अब 1 अधिक हो, 2 अधिक हो, 10 उससे मतलब नहीं, कुछ ना कुछ अधिक होना चाहिए। इसमें क्या है, तो ए सबसेट बी होने के लिए केवल एक ही शर्त आवश्यक है, ए का पूरा अवयव बी के पास होना चाहिए। बी में अवयव की संख्या ज्यादा है न है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए का पूरा अवयव बी के पास मिलना चाहिए। तो देख लो 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बाकी अवयव ज्यादा है कम है इससे मतलब नहीं है। बस ये कहना है कि ए का पूरा अवयव बी में मिलेगा तो हम ए सबसेट बी कह देंगे। क्या ऐलान क्लियर हुआ। अच्छा ये बात बताओ, दूसरा नंबर इसमें कह रहे हैं बी सबसेट ए, ई चेक करो बी सबसेट ए होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा बी सबसेट ए होने के लिए बी का पूरा अवयव ए के पास होना चाहिए। भारी ना लायक है तू लोग जी, तुरंत दल बदल वाला काम करता है। हम अभी क्या बताए, सबसेट होने के लिए ए सबसेट बी, तो ए का पूरा अवयव बी के पास मिलना चाहिए। अच्छा बी सबसेट ए माने बी का पूरा अवयव ए के पास मिलना चाहिए। तभी में देखो 1 2 3 4 5, क्या ए के पास 1 2 3 4 5 1 है, नहीं है, तब बी का पूरा अवयव ए के पास नहीं मिला तब बी सबसेट ए नहीं होगा। अब लाइन समझ में आया। हाँ अब इसी में आप लोग अगर दें इस प्रकार से a बराबर है यहाँ 1 3 5 इस प्रकार से, और सेट b बराबर है यहाँ 2 4 6 इस प्रकार से, अब कहेंगे क्या a सबसेट b होगा कि नहीं होगा। हाँ तो a सबसेट b के लिए क्या जरूरी, a का पूरा अवयव b के पास होना चाहिए। क्या a में 1 है, b के पास 1 है जी ना, तो a का एक भी उसके पास नहीं मिला, a सबसेट b नहीं होगा। अच्छा यहाँ अगर बोले बी सबसेट ए, ई होगा कि नहीं, नहीं होगा, कारण कि बी के पास 2 है, क्या इसके पास 2 है, नहीं है, नहीं मिला, ई भी नहीं होगा। लास्ट एग्जांपल, अगर हम बोलेंगे ए बराबर 1 3 5 एंड सेट बी बराबर यहाँ 5 1 3 इस प्रकार से, अब हम पूछेंगे ए सबसेट बी होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम क्या बताए हैं, बेसिक बात पर ध्यान देना, ए सबसेट बी होने के लिए ए का पूरा अवयव बी के पास होना चाहिए, ज्यादा कम वाला भाव इसमें नहीं है। तो ए के पास 1 है मिल रहा है, 3 है मिल रहा है, 5 है मिल रहा है, ए का टोटल अवयव बी के पास है, ए सबसेट बी हो जाएगा। अगर हम कहेंगे बी सबसेट ए होगा कि नहीं, फिर से वही बात, b का पूरा अवयव a के पास होना चाहिए, तब b के पास 5 है मिल रहा है, 1 है मिल रहा है, 3 है मिल रहा है, तब b का टोटल अवयव a के पास मिल रहा है, तब b सबसेट a भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा कम वाला भाव नहीं है। क्या ये दो बात आप लोग का समझ में आया, एक आप लोग बता दिए क्या सबसेट और एक बताया क्या प्रॉपर सबसेट। क्या ये दो लाइन क्लियर हुआ। अच्छा एक भाषा और आएगा इसमें, ये सब लिखना नहीं है, ये सब केवल आप लोग को जाना हुआ था, केवल हम रिकैप कर दिए, जब इसका यूज करेंगे आप लोग को ध्यान में आना चाहिए। एक और वर्ड आता है सेट में बुआ, जिसका इस प्रकार का सिंबल रहेगा और एक इस प्रकार का सिंबल रहेगा। हाँ तो यू जैसा देख रहा है ना, इसको पढ़ेंगे क्या, हाँ यूनियन, और इसको उल्टा जो है यू का उल्टा है, इसको क्या पढ़ते हैं, हाँ यूनियन इंटरसेक्शन। आपको याद होगा यूनियन माने मिलेगा उसको लेना कि मिला देना, मिला देना, और इंटरसेक्शन माने कॉमन माने जो मिलेगा उसको लेना ना। बढ़िया बढ़िया, इतना सीख रहा है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेट ए का मान है 1 2 3 इस प्रकार से, और एक और सेट है सेट बी बराबर है 2 3 4 इस प्रकार से। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो यूनियन के मतलब मिलेगा उसको लेना कि मिला देना,
बस हो गया। ए यूनियन बी पूछा तो ए का मान 1 है, 2 है, 3 है, यूनियन सेट बी का मान 2 है, 3 है, 4 है, मिला देना है ना जी। मिलाने के बाद उसको एक ही सेट में लिखना है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसमें इसको मिला दीजिए, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे होगा। हाँ तो यही बात पर ध्यान देना है। ये देख क्या रहे हैं कि भैया 2 और 2 एक ही अवयव है ना, और एक ही अवयव का 2-2 बार स्थान ग्रहण इस संभावना है। अगर हम एरे पर बोले कि यहाँ पर विद्यार्थी लोग है, अब किसी लड़का का हम नाम ले कि रानू मंडल, कहाँ बैठल है, तजी भी आप पहला बेंच पर और तीसरा बेंच पर, क्या ये संभव है? अरे या तो पहले बेंच पर होगा और न तो तीसरे के बेंच पर होगा। एक बार में एक ही जगह पर उसका स्थान हो सकता है, एक ही व्यक्ति 2-4 जगह पर स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। यही हालत सेट का है। एक बार जब 2 यहाँ आ गया है तब फिर से 2 यहाँ पर, ये कैसे संभव है जी? नहीं होगा। एक बार जब 3 यहाँ स्थान ग्रहण कर लिया तब फिर 3 यहाँ पर, इस संभव नहीं है जी, नहीं होगा। इसलिए हम लोग को ये वाला भाषा गड़बड़ हुआ। जब हम कहेंगे मिला देना, कहना कोई बात नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें मिलाना है, कहें 2 है, 3 पहले से है, 4 नए है तो लिख देंगे। ये आप लोग का यूनियन आंसर हो गया। ये बताओ यूनियन करने आप लोग को आएगा। एक लास्ट सवाल, अगर हम बोले A बराबर 0, 1, 2 और B बराबर 5, 6, 7, अब कहेगा बता दो A यूनियन B, बता सकते हो कि नहीं? बस हो गया। A यूनियन B मतलब A और B को मिलेगा, उसको लेना कि मिला देना। बस 0, 1, 2 इसमें यूनियन करना है, 5, 6, 7 यूनियन मैंने दोनों को मिला देना है। अब बताओ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसी में इसको मिलाओ। तो पहले कौन है? 5 नहीं नहीं जी, तो मिला दिए हम। उसके बाद बोलिए 6 नहीं है, मिला दिए, 7 नहीं है, मिला दिए। ये आप लोग का यूनियन हो गया। ये क्लियर हुआ? अच्छा एक बताओ, अगर यह A यूनियन B निकला, इसी के आगे अगर हम n लगा दी तो n के मतलब इसी ये A यूनियन B में अवयव की संख्या, तो क्या गिनने नहीं आएगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो n A यूनियन B मतलब कितना होगा? 6। आंसर हो गया। ये बताओ उसमें अवयव की संख्या निकाल सकते हो? बढ़िया बात। अगला है हुआ इंटरसेक्शन, उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझा लेते हैं। जब हम इंटरसेक्शन के बात करें तो आप लोग को कहना होगा कि यदि सेट A बराबर 0, 1, 2 और 3 इस प्रकार से है, जबकि सेट B बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से है, और आपसे प्रश्न पूछेगा A इंटरसेक्शन B, यूनियन माने ऐसा, यू जैसा, इसको उलट दीजिएगा तो इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन, जिसको सम्मिलन कहते हैं। एगो सर्वनिष्ठ होता है, एगो सम्मिलन, तो ये हुआ सम्मिलन, ये हुआ सर्वनिष्ठ। क्या ये लाइन याद रहेगा? अब जल्दी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कहेगा तब मिला देंगे कि मिलेगा उसको लेना है? मिलेगा उसको लेना है, तो बोलो 0, क्या इसमें 0 है जी? कहना भैया 0 नहीं मिला। 1, क्या इसमें है जी? नहीं मिला। लेकिन अगर कहेंगे 2, कहना 2 इसमें है, 2 लेना है। एक और कौन है? 3 इसमें भी है, लेना है। यानी दोनों सेट में मिलने वाला जो राशि, मिलने वाला जो अवयव है वह 2 है और 3 है, इसलिए जो मिलेगा उसको लेंगे। इसी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब आपसे प्रश्न आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2, 3 आया, अगर यही ए इंटरसेक्शन बी में अगर आगे n लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या, तो बोल दो ए इंटरसेक्शन बी में कई अवयव है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा? 2। ये आंसर हो गया। क्या इंटरसेक्शन यूनियन वाला भाव क्लियर हो गया? एक लास्ट एग्जांपल समझो, अगर हम ए का नाम ले कि सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है, एंड सेट बी का अगर हम नाम ले कि सेट बी बराबर, तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से है। बारी बारी से सोचना है कि भैया यह n पहले हम निकालते हैं कि A यूनियन B बराबर क्या होगा? A यूनियन B बराबर क्या होगा? तो A यूनियन B के मतलब क्या होता है? दोनों को मिला देना। तो 1, 2, 3, 4 यूनियन B का मान कितना है? 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा यूनियन माने मिला देना ना, तो बताओ पहले ए के पास 1, 2, 3, 4 इसमें इसको मिलाना है ना, लेकिन जैसे 3 को मिलाएंगे यहाँ से 3 हल्ला करेगा,
हम पहले से हैं, तो क्या ये 3 दोबारा लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। 4 भी लिखा हुआ है, अगला कौन होगा? 5, फिर कौन होगा? 6, फिर कौन होगा? 7। ये यूनियन हो गया। अच्छा, ए यूनियन बी हो गया। अगर हम पूछ दिए ए यूनियन बी में n लगा देंगे तो ए यूनियन बी में अवयव की संख्या ना, बताओ कई अवयव है? 7 अवयव। तो यहाँ हो गया ए यूनियन बी में n तो 7 हो गया। अच्छा, एक बात और, इसी में अगर कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी बता सकते हैं? बताइए कैसे होगा? 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी कौन होगा? 3 4 5 6 7। जल्दी बताओ, दोनों में कॉमन खोजना है। कौन मिल रहा है जी? 3 और 4, 1 है 2 है तो इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन 3 और 4 देख लो दोनों में मिल रहा है, तो यही 3 और 4 इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब हम पूछेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या ना, तो कितना हो गया? 2। अब एक नया बात सीखिए, इसी से आप लोग का प्रोबेबिलिटी भी बड़ा सूत्र काम देगा। अब बताओ तो ए का मान 1 2 3 4 था, अगर हम सेट ए के आगे एन लगा देते तो सेट ए के आगे अगर एन लगा देंगे तो ए में अवयव की संख्या ई कितना होगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार सेट बी बराबर 3 4 5 6 7 था, अगर हम सेट बी के आगे एन लगा देंगे तो एन बी बराबर कितना होगा? अच्छा, ये बात बताओ जी, ई एन ए और एन बी दोनों का योगफल कितना आ रहा है? तब 5 और 4 कितना? 9। उसी प्रकार एन ए यूनियन बी कितना? 7। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना? दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो यहां से हम एक फार्मूला निकालने में कामयाब हो गए। कैसा फार्मूला? तो कहना एन ए अजोड़ एन बी बराबर है एन ए यूनियन बी जोड़ एन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं बराबर आया। एन ए का मान 4 था, एन बी का मान 5 था, जोड़ दिए 5 4 9। एन ए यूनियन बी का मान 7 है, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 2 है, 7 2 कितना? 9। इसलिए ई फार्मूला भी आप लोग का एकदम क्लियर हो गया। ई वाला फार्मूला आप लोग को काम देगा किसमें? प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा उस समय भी, इसलिए ध्यान में आप लोग को रखना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर आप लोग का हो गया? हम आज कोशिश किए क्या सेट पर समझाने का। सेट में अवयव की संख्या है, उसके बाद यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इसी में सबसेट है, इसी में आप लोग का प्रॉपर सबसेट है। क्या इतना बात आप लोग समझ गए हो? तो इसके बाद एक और पढ़ना है, दो यहाँ पर समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। हाँ, तो जब वहां पर पढ़ लेंगे 2 सदिशों का कार्तीय गुणन, उसके बाद आप लोग का रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बताओ, आज का जो बेसिक क्लास इसको दिए हैं, इस समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ, ज्यादा दिक्कत होगा तो बस 1-2 बार इसको देख करके केवल आ जाना है, बाकी ठीक हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे आप लोग को रिलेशन से, लेकिन हम पहले बोल चुके कि जब तक हम बैक गियर लगा कर नहीं चलेंगे, बेस देना जरूरी है। अब तुम मकाने उठाने जा रहा है 10 तल्ला, अब पता चला जमीन पर से डायरेक्ट ईंटा खड़ा करके उठा लिया, पता चला बढ़िया वाला आंधी आया, ले दे के मकान नीचे। इसलिए बेस दिया जाता है, पहले उसको खतो आराम से, उसमें बाउंड्री चौड़ी दो, पिलर दो, एकदम 4 फीट नीचे दो, बेस लेके चलता है ना। वैसा ही अभी हम बेस बना रहे हैं, बेस लेके चलेगा तो तुमको कुछ समझाएंगे, लेवल हाई करेंगे, लो करेंगे, हर बात समझ में तो लोग क्या आएगा। क्या ऐलान समझ में आ रहा? हाँ, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखिए, बाकी अगला दिन होगा।